हेलो एवरीवन, दिस साइड सलोनी फ्रॉम संत कबीर विद्यापीठ। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आप लगातार बने हुए हैं और आपको इतने अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। साथ ही साथ हमारे प्लेटफॉर्म पर आने वाले कुछ दिनों में हम एग्ज़ाम के लिए भी आपको प्रिपेयर कराएंगे, जिसके पहले हम आपको एग्ज़ाम पैटर्न पे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको लेकर के भी डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी कुछ दिनों में आपको ऐसी क्लासेस देखने को मिलेंगी। अगर हम बात करें आज की क्लास की, तो आज हम अपने फिजिकल ज्योग्राफी जो कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर का है, उसमें आज हम यूनिट 5 जो है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस यूनिट को अगर आपने पढ़ा होगा तो उसका जो लाइन है उसमें क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, वो कंपोजिशन ऑफ स्ट्रक्चर, जो कि हम क्लाइमेटोलॉजी का पढ़ने वाले हैं। क्लाइमेटोलॉजी का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और इसके साथ ही साथ इसमें हम हीट बजट और एटमॉस्फेयर प्रेशर के बारे में भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ विंड्स के बारे में भी हम आने वाले कुछ क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। अगर हम आज की बात करें तो पहले दिन की क्लास में तो जाहिर सी बात है कि हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्लाइमेटोलॉजी होता क्या है, क्लाइमेटोलॉजी कैसे बना है, किन किन शब्दों से बना हुआ है और इसका जो मेन काम है वो क्या होता है, कि इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो अगर हम शॉर्ट में बताएं तो इसको क्लाइमेटा कहते हैं और इसी के अध्ययन को हम क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। क्लाइमेटा मतलब होता है बेल्स ऑफ लैटिट्यूड, यानी कि जो हमारी ये पृथ्वी है, हमारी ये जो पृथ्वी है इसमें जो लैटिट्यूड बने हुए हैं, इसमें जो लैटिट्यूड बने हुए हैं, उस लैटिट्यूड के आधार पर हम हर जगह के प्रेशर, साथ ही साथ वहाँ पे कैसी विंड चलती हैं, इसके बारे में भी हम बहुत अच्छे से अध्ययन कर पाएँ, इसके लिए हम इसका अध्ययन करते हैं। खास करके बात ये होती है ना कि जो हमारी एक एक लैटिट्यूड है, वो सब अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार की जो वातावरण एटमॉस्फेयर पाया जाता है वो सब जगह अलग अलग होता है। कहीं पर वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, धूप कहीं बहुत ज़्यादा होती है, तो कहीं पे बारहों महीने बर्फ पड़े रहते हैं। तो कहीं अगर हम भूमध्य रेखा की अगर बात करें, जो मिडल है उसकी अगर हम बात करें, तो वहाँ पर बहुत तेज धूप और बहुत ही ज़्यादा वर्षा की मात्रा पाई जाती है। ये आप सभी इन बातों से आप इनको जानते होंगे, इनसे आप रूबरू होंगे। तो आप, मुझे लगता है कि आप समझ चुके होंगे कि इसमें मेन चीज़ें हम क्या करते हैं। अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर की, तो एटमॉस्फेयर का जो एक शब्द में अगर हम आपको बताएं कि इसका मतलब क्या होता है, तो ये मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है। मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है जिसमें हम कह सकते हैं नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और भी कई प्रकार के गैसेस भरे होते हैं। इसी के साथ एयर और विंड्स में भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं। एयर और विंड दोनों में बहुत ही ज़्यादा अंतर होता है। अगर हम बात करें एयर की, तो मिक्सचर ऑफ गैसेस को ही हम एयर कहते हैं। और साथ ही साथ विंड्स की अगर हम बात करें, तो जो भी क्षैतिज रूप से बह रही होती हैं हवाएं, जो भी एयर क्षैतिज रूप में बह रही होती है, उसको ही हम विंड कहते हैं। इसके कई टाइप हो सकते हैं, बहने के कई तरीके हो सकते हैं, ये सारे उसके आधार पर उनको बांटा गया है। अब आपके दिमाग में ये भी चीज़ें आ सकती हैं कि एयर फ्लो क्यों करती है, ये भी तो आना चाहिए आपके दिमाग में कि आखिर ये फ्लो कैसे करती है, क्यों करती है। तो अगर हम बात करें, इसके फ्लो करने के दो तरीके होते हैं, एक तो ये केमिकली होता है, दूसरा ये होता है कन्वोकेशन। ये दो टाइप से ये फ्लो करता है। अगर मान लो किसी जगह पर एयर चल रही है, हवा बह रही है और बीच में कोई पर्वत या पठार या ऊंचा कुछ भी आ जाता है, तो जाहिर सी बात है वो उसको तो विभेद नहीं कर पाएगी, तो वो उसके ऊपर से बहना स्टार्ट करेगी, अपना रास्ता बदल लेगी। तो यही जो क्रिया हो, इसको एक तरह से कह सकते हैं केमिकली प्रकार का है, जिससे यहाँ से हवाएं बहती हैं। कॉन्वोकेशन की अगर हम बात करें, तो जब भी समुद्र स्थल है जहाँ पर जल भरा हुआ है, या कोई मरुस्थलीय क्षेत्र है, या फिर ऐसी जगह है जहाँ पर सूरज की रोशनी बहुत तीव्र पड़ रही है और बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे गर्म हो जाता है, तो यहाँ पे ज़्यादा गर्माहट होने के बाद प्रेशर पड़ेगा और हवा यहाँ से फ्लो कर जाएगी ऊपर की ओर, फ्लो कर जाएगी ऊपर की ओर। तो यही दो कारण होते हैं जिसकी वजह से
और जो एयर है वो फ्लो करती है ऊपर की ओर, वरना वो तो हमेशा क्षैतिज अवस्था में चल रही होती है, लेकिन जो ऊपर फ्लो करने की वजह है वो ये दो वजह है। अब आते हैं एटमॉस्फेयर का जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ। क्योंकि हम क्लाइमेटोलॉजी अगर पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें यही जानना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो आखिर कहाँ से बना, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो आप पिछली क्लासेस में जो पहली क्लास की अगर हम बात करें वहीं से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, जो कि आप जान चुके हैं कि एक नेबुला से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, जिसके संबंध में कई सारे विद्वानों ने अपने मत दिए हैं। किसी ने एक निहारिका के कई टुकड़े, कई छल्ले होने से पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बात की है, तो किसी ने ये कहा है कि दो निहारिकाएं, दो पिंड आपस में टकराए, उसके बाद पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। तो अगर आपने पहली क्लासेस पढ़ी होंगी, पहली दूसरी, तो वहाँ पे आपने ये चीज़ें देखी होंगी कि पृथ्वी की उत्पत्ति हुई कैसे कैसे है, और कितने कैसे कैसे विचारकों के द्वारा हम इसको बांटते हैं, कैसे अद्वैतवादी और द्वैतवादी विचारधारा के आधार पर हमने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में बहुत सारी बातें की थी। तो ये तो रहा कि पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, जो कि 4 से 5 बिलियन ईयर्स अगो हुई थी, लगभग की बात है। और जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो हम जानते हैं कि वो बहुत गर्म थी, इतनी ज़्यादा गर्म थी वो। जब वो गर्म थी, फिर कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि 40 वर्षों तक पृथ्वी पर इतनी वर्षा हुई, और धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होनी प्रारंभ हो गई। पृथ्वी की जो 40 साल वर्षा होने की बात है, ये ऐसा कोई मनगढ़ंत नहीं है, बल्कि इसके बहुत सारे साक्ष्य भी मिले हुए हैं, जिसके आधार पर ये कहा जाता है कि पृथ्वी को ठंडा होने में 40,000 से ज़्यादा वर्ष लगे थे। और जब हमारी पृथ्वी ठंडी हुई, लेकिन फिर भी जो हमारा ये जो पृथ्वी का मिडिल मिडिल वाला पार्ट था, जिसको मेटल या कोर की हम बात करें, वो बहुत ही ज़्यादा गर्म था। इतना ज़्यादा वो गर्म था कि उसके अंदर जो हीलियम और हाइड्रोजन थे वो वहाँ पे रह नहीं पाए, वो वहाँ से भी बाहर निकल गए। और ये था हमारे एटमॉस्फेयर का पहली उत्पत्ति, क्योंकि ये 3 चरणों में हुई है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन और हीलियम थे वो बाहर निकल गए, लेकिन ये भी ज़्यादा समय तक नहीं रह पाया। अभी आगे हम कुछ सेकंड में ये जानेंगे कि ऑक्सीजन कैसे हमारी पृथ्वी के ऊपर आया, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड आया। ये सभी चीज़ें हम आने वाली कुछ सेकंड में अभी जान जाएंगे। अब आप ये भी सोचते होंगे कि जैसे लोग कहते हैं ना, अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आया, आपके दिमाग में भी ये चलता होगा कि ऑक्सीजन पहले आया कि आदमी पहले आया, या मनुष्य पहले आया, जीव पहले आया। ये क्वेश्चन भी आपके दिमाग में चल रहा होगा। तो अभी कुछ सेकंड में आपकी ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगी। अभी मैं अगर कहूँगी कि पहले जीव आया, तो आप सोचेंगे कि वो कैसे जी गया जब ऑक्सीजन ही नहीं था। और अगर यही चीज़ें हैं, अभी मैं इस बातों को कुछ देर में सिद्ध करने वाली हूँ। तब तक के लिए बहुत गौर से देखते रहिए कि क्या आगे की क्लासेस में होने वाली है। तो अभी तो पहला चरण चल रहा था, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम ये दोनों बाहर निकल गए थे, क्योंकि ये हल्की गैसें थी, तो और भी ऊपर चली गई थी ये। आज के टाइम में भी ये हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा ऊपर ही पाई जाती हैं। अब अगर हम बात करें दूसरे चरण की, तो हमारी जो पृथ्वी है वो बहुत ही गर्म थी, और अंदर से इसमें जो रेडियो एक्टिव पदार्थ थे और कुछ तरल मैग्मा थे, ये सभी बाहर आने की कोशिश लगातार कर रहे थे। और जब ये बाहर निकलने की कोशिश में लगे थे, तो हमारे पृथ्वी के ज्वालामुखी कई पार्टों पर लगातार ज्वालामुखी उद्भेदन हुआ। और जब ये पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखी उद्भेदन की क्रिया हुई, तो क्या निकले? कार्बन डाइऑक्साइड, साथ ही साथ H2O निकला, जो कि वाटर वेपन के रूप में था, मीथेन निकला, और अमोनिया निकला। और भी कुछ सारी गैसें हैं, लेकिन प्रमुखतः यही कुछ गैसें हैं जो ज्वालामुखी उद्गार के बाद निकले थे। अंदर की हीट थी, बहुत तरल थी, उनको बाहर निकलना था। फिर वो ज्वालामुखी के उद्भेदन से सभी गैसें बाहर निकली। और जैसे ये बाहर निकलती हैं, उसके बाद क्या होता है? जो हमारा वाटर वेपन यानी कि H2O है, वो ऊपर जा कर के बादल की उत्पत्ति करता है। और जब ये बादल बनते हैं, उसके बाद से ही लगातार हमारी पृथ्वी पर वर्षा हुई। लगातार 40 वर्षों तक हमारी पृथ्वी पर वर्षा हुई। और वर्षा होने के बाद जो भी हमारे ये गड्ढे थे पृथ्वी पर, जो भी छोटे मोटे गर्त थे, वो सभी पानी से भर गए।
और जब ये आप सोच सकते हैं कि 40 वर्ष तक लगातार जब वर्षा होगी तो वो कितनी ज़्यादा पानी की मात्रा लाएगी। फिर जब जो गर्त थे ये धरातल पर जैसे ही मिलती है, जो जल की मात्रा है, रॉक्स हैं, जब ये जल से मिलते हैं तो ये जो आज आप देख रहे हैं स्थल, जो महाद्वीप हैं, जो अलग-अलग प्लेटों में विभाजित हैं, लेकिन हम पहले कुछ क्लासेस में ये देख चुके हैं कि वो एक टाइम पर एक ही स्थान पर जुड़े हुए थे। तो जो ये जल जब पृथ्वी के छोटे-मोटे गर्तों पर भरा, तो ये कई सारे रॉक से क्रिया कर करके प्लेटों का निर्माण किया और धीरे-धीरे और आगे बढ़ते हैं कि इसके बाद आखिर क्या होता है तीसरे चरण में, कैसे हम आज की जो स्थिति है उसको हम कैसे पाएँ। अब आती है लास्ट, यानी कि कैसे जीव की उत्पत्ति हुई। वो आप पिछले जब आपने को देखा होगा वो जो क्लास चल रही थी जिसमें हम पृथ्वी की उत्पत्ति से समय काल खंड के विषय में अध्ययन कर रहे थे, उसमें आपने ये देखा होगा कि सबसे पहले जो समुद्र है उसके अंदर जीव पाया गया था, जो कि एक कोशिकीय थी। और आज जो हम देख रहे हैं अपना समुद्र इतना गहराई वाला, पहले के टाइम में, स्टार्टिंग के टाइम में इतना ज़्यादा गहरा समुद्र नहीं था। वो बहुत सैलो था, बहुत पतला था। ऐसा हुआ कि जब वहाँ पर फिर एक जीव उत्पन्न हुआ समुद्र के अंदर, और जब वो समुद्र के अंदर था तो वो सूरज के प्रकाश से अपना भोजन बनाना प्रारंभ किया। वो कोई हरे पत्ते की तरह प्रकाश संश्लेषण जैसा, मतलब क्योंकि क्लोरोफिल उसके अंदर तो था नहीं, लेकिन फिर भी उसने सूरज की रोशनी से एक जीव होते हुए सूरज की रोशनी से उसने अपना फूड प्राप्त करना प्रारंभ किया, अपना भोजन, अपने तत्व प्राप्त करना उसने स्टार्ट किया। उसके बाद एक समय आता है जब ये सूरज का प्रकाश इस जल पर, जो कि समुद्र का जल है, ये समुद्र का जल है, उस पर इस प्रकार से पड़ता है कि वर्षा के बाद वो जो H2O है समुद्र का, वो दो भागों में विभाजित हो जाता है, H2O और O में। इसी के बाद ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है और हमारे एटमॉस्फेयर पर अभी तक जब ऑक्सीजन की कमी थी, उसकी भी कमी की पूर्ति हो चुकी थी। अब आप जान चुके हैं कि CO2 और ऑक्सीजन, अमोनिया, मीथेन, ये सभी गैस हमारी पृथ्वी पर आ चुके थे, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर पे आ चुके थे। आपके दिमाग में ये भी चीज़ें आ सकती हैं कि बाकी सभी तो खैर कम मात्रा में है, कोई 0.3 है, कोई 21% है। ये चीज़ें तो आपके दिमाग में आती होगी कि नाइट्रोजन इतनी अधिक मात्रा में क्यों है ना? नाइट्रोजन इतनी अधिक मात्रा में क्यों है? तो उसका भी एक कारण है कि नाइट्रोजन किसी के साथ योग नहीं करता है और बाकी सभी जो भी है वो आपस में क्रिया कर लेते हैं, लेकिन ये नाइट्रोजन आसानी से क्रिया नहीं करता है, इस वजह से उसकी मात्रा अधिक बनी हुई है आज तक। अब अगर हम बात करें इसके चरण के, कुछ नोट्स भी आपको दिखा दिए जाते हैं कि किस प्रकार से आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं और अच्छे से इसको आप तैयार कर सकते हैं। एक सेकेंड। इसको और अच्छे से समझने के लिए आपको एक नोट्स प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसको आप वीडियो पॉज करके आप इसको लिख भी सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ओहो। जो कि वायुमंडल का पहला चरण है, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि पृथ्वी की तरह ही पृथ्वी, हाइड्रोजन, हीलियम, ये बहुत ही ज़्यादा गर्म थे। ये अणु इतनी तेजी से चलते थे कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बच निकले और अंतरिक्ष में चले गए, जो कि मैंने आपको पहले चरण में बताया ही। पृथ्वी का मूल वायुमंडल संभवतः उस टाइम पर केवल हाइड्रोजन और हीलियम से बना था, क्योंकि सूर्य के चारों ओर धूल भरी गैस मुख्य मुख्य गैसें थी, जिसमें ग्रहों का निर्माण हुआ था, जो कि आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो कैसे और सभी ग्रहों की निर्माण हुए थे। ये सभी चीज़ें आप जान चुके हैं। पृथ्वी और उसका वायुमंडल बहुत ही ज़्यादा गर्म था। हाइड्रोजन और हीलियम के अणु बहुत ही तेजी से चलते हैं, खासकर जब वो गर्म होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आखिर वो पृथ्वी के अंदर से
इतनी तेजी से क्यों बाहर निकले? क्योंकि इसका जो मेन कारण है वो ये है कि जब वो बहुत ही गर्म होते हैं तो वो बहुत ही तेजी से चलते हैं। वे इतनी तेजी से चलते थे कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से भी बच करके अंतरिक्ष में चले गए। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बच करके बाहर निकलना बहुत आसान बात नहीं है। जो दूसरा चरण है उसमें मैंने आपको बताया कि ज्वालामुखी उद्भेदन की क्रिया बहुत ही ज्यादा हुई थी। ज्वालामुखी उद्भेदन की क्रिया बहुत ही ज्यादा हुई थी। जो कि मैं अभी वो चीज़ें डिलीट हो चुकी हैं, लेकिन वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि किस प्रकार से ज्वालामुखी का उद्भेदन हुआ था और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, मीथेन, ये सभी गैसें प्राप्त हुई थी। ये सारी चीज़ें आप अभी देख चुके हैं, लेकिन अभी मिस्टेक वाइज वो हट गया। ऑक्सीजन की अगर उत्पत्ति कैसे हुई थी तो वो भी आप जान चुके हैं कि इसका निर्माण तब शुरुआत वायुमंडल में ही इसका भी निर्माण होना शुरू हो गया था। कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर गिरना जारी रहा, क्योंकि जब ये बढ़ रहा था तो वो थोड़ा थोड़ा कम होता चला गया था। इस बीच वायुमंडल में अमोनिया के अणु सूर्य के प्रकाश से टूट गए थे। क्या हो गया था? सूर्य के प्रकाश से टूट गए थे, जिससे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बच गए। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व होने के कारण वायुमंडल में ऊपर तक पहुंच गया था। इसका अधिकांश भाग अंतरिक्ष में भी चला जा चुका था। और अगर हम बात करें पृथ्वी के अंदर की अगर हम बात करें तो वहां पे भी हम जानते हैं कि जो भारी तत्व हैं वो जो भारी तत्व हैं वो पृथ्वी के मिडिल में पाए जाते हैं, और जो हल्के हैं वो बाहरी छोर पर क्रस्ट पर या मिटल पे पाए जाते हैं। आयरन सबसे भारी है, इसलिए वो जो पृथ्वी का मध्य भाग है यानी कि कोर है, जो सेंटर है, उसमें पाया जाता है अधिक मात्रा में। अब वायुमंडल की संरचना के बारे में अगर बात करें तो वायुमंडल कई गैसों का मिश्रण है। इसके अलावा इसमें भारी मात्रा में ठोस और तरल कण होते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से एरोसोल कहा जाता है। कुछ गैसों को स्थायी वायुमंडल घटक माना जाता है, जो कुछ जो कुछ गैस मात्रा के निश्चित अनुपात में रहते हैं। तो कुछ मात्रा के जो रहते हैं वो तो आप जानते हैं कि यही सारे ज़्यादा फेमस हैं, जो एक निश्चित मात्रा के साथ रहते हैं या ज़्यादा ही उपयोगी माने जाते हैं। उसमें हम जानते हैं नाइट्रोजन, जो कि 78% मात्रा में पाया जाता है। ऑक्सीजन जो कि 20.95% में पाया जाता है। आर्गन की अगर बात करें तो 0.93% में वो पाया जाता है। इसी प्रकार से अन्य सभी हैं, इसी प्रकार से अन्य सभी हैं जिनसे आप परिचित होंगे। अब अगर हम बात करें कि आने वाली क्लासेस में हम पढ़ने वाले हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से है। तो स्ट्रक्चर में हम ये भी देखेंगे कि कैसे ये कई सारे परतों में जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो विभाजित है कई सारे परतों में। कैसे ये ओजोन परत की क्या हमारे लिए उपयोगिता है, साथ ही साथ किस सतह पर हम केवल जहाज उड़ा सकते हैं, प्लेन हम प्ले करते हैं। ये सभी बातें हम आने वाली कुछ क्लासेस में जानने को पाएंगे। ये भी जानेंगे कि किस परत में, किस मंडल में जाकर के बादल बनते हैं जो कि वर्षा कराते हैं। ये सभी बातें हम आने वाली कुछ क्लासेस में देखने वाले हैं। तब तक के लिए हमें बहुत ही धैर्यपूर्वक देखते रहिए और बने रहिए संत कबीर विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल के साथ।